दोस्तों, आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो सुना ही होगा, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था, जहां पर भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य भी पढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बनाने में इस विश्वविद्यालय का पूरा योगदान रहा है। वैसे तो नालंदा संग्रहालय में खुदाई के दौरान कई खजाने मिले हैं, पर साल 2016 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में नामित कर दिया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस महान वैज्ञानिक की जिनका नाम नागार्जुन था, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। विद्वान उन्हें आमतौर पर दूसरी शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में रखते हैं। पारंपरिक खतों में कहा गया है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने ज्ञान के पूर्ण होने के 400 साल बाद तक वह जीवित रहे थे। हालांकि कुछ आत्मकथाएं यह भी बताती है कि वह 600 वर्षों तक जीवित रहे। जाहिर तौर पर उनकी पहचान एक दूसरे नागार्जुन के तौर पर हुई, जो अपने तांत्रिक लेखन के लिए जाने जाते थे। नागार्जुन को जिम्मेदार ठहराया गया तो 2 काम एक राजा को सलाह देने के लिए, जो यह बताता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी। उन्होंने नालंदा आश्रम के एक प्रधान के रूप में भी काम किया था। वे महान बौद्ध ग्रंथों के रचयिता आर्यदेव के शिक्षक भी थे। नागार्जुन की रचनाओं पर कई टिप्पणियां भारत, चीन और तिब्बत में रची गई। हालांकि वे पश्चिम में सबसे अधिक जाने जाते थे। अपने कार्यों में उन्होंने बौद्ध के प्रमाणिक शब्द के रूप में महायान सूत्र का बचाव किया। उन्होंने एक संकलन तैयार किया जिसका शीर्षक है सूत्र, जिसमें 68 सूत्र हैं, जिनमें से अधिकांश महायान ग्रंथ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने समुद्र तल से एक पूर्णता प्राप्त ज्ञान सूत्र प्राप्त किया, जिसे बुद्ध ने नागों जल देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा था। नागार्जुन ने भगवान बुद्ध की स्तुति और बौद्ध नैतिक अभ्यास के विस्तार की रचना भी की थी। नागार्जुन बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध विचारक हैं। यूरोपीय विद्वानों ने शुरू में उनके दर्शन को शून्यवाद के रूप में निंदा की, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने नागार्जुन को एक परिष्कृत दार्शनिक माना है। जैसे कि उनके कामों को अध्ययन किया गया था, तो उन्हें दार्शनिक धार्मिक मील के दायरे में और अधिक स्पष्ट रूप से समझा गया था, जिसमें वे स्वयं रहते थे। दोस्तों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागार्जुन की सापेक्षता वाली थ्योरी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से बिल्कुल सिमिलर थी। इसके अलावा नागार्जुन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिसमें उन्होंने चिकित्सा पद्धति की प्राचीन कथा का परिचय दिया। उन्होंने रक्त की कोशिकाओं की संचार प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में उनके मुख्य योगदानों में से एक थी। वैसे तो इतिहास में उनके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। बहुत कम लोग ही नागार्जुन के जीवन के बारे में जानते हैं, क्योंकि जीवित खातों में उनकी मृत्यु के बाद तिब्बती शताब्दियों में लिखा गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि नागार्जुन सातवां वंश के एक राजा के सलाहकार थे, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि यदि यह सच है तो राजा यज्ञ श्राद्ध कर्मित हो सकते थे। इस संगति के आधार पर नागार्जुन का जन्म विदर्भ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है और बाद में वे बौद्ध बन गए थे। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि अपने बाद के वर्षों में नागार्जुन शहर के पास प्रोपरवर्ता के पहाड़ पर रहते थे, जिसे बाद में नागार्जुन कोंडा कहा जाने लगा। नागार्जुन कोंडा के खंडहर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। नागार्जुन कोंडा में पुरातात्विक खोजों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह स्थल नागार्जुन से जुड़ा हुआ था। इस साइट पर किए गए 3री और 4वीं शताब्दी के शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है कि इसे प्राचीन काल में विजयपुरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, भले ही आज हम इन साइंटिस्ट की थ्योरी और आविष्कारों को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हमारे भारत में नागार्जुन जैसे कई विद्वान पैदा हुए थे, जिन्होंने कई सारी थ्योरियां दी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।